नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम आज से पंचायती राज व्यवस्था का टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके सीजीपीएससी, सीजी व्यापम और अपकमिंग एडीओ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई है जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या जिला पंचायत? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्राम सभा। दोस्तों, ग्राम सभा जो होती है वो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? वार्षिक लेखा विवरण, विगत वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन, पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण या पंचायत के कार्यों का विवरण? देखिए, जब भी ये वार्षिक और विगत वर्ष आता है तो समझिए इस चीज को। एक तो होता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में क्या आता है, जैसे कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का समय, ठीक है। और एक क्या होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय होता है। तो यहाँ पर वार्षिक या विगत वर्ष से मतलब वित्तीय वर्ष से है। तो क्या ग्राम सभा की बैठक में वित्तीय लेखा विवरण से संबंधित सूचना प्रस्तुत की जाती है? तो ये सही ऑप्शन है, की जाती है। देखिए, वार्षिक लेखा का मतलब ये है कि कहाँ पैसा कितना लगा, कितना बचा, उन सब का एक अकाउंट, एक लेखा जोखा, इसको बोलते हैं वार्षिक लेखा विवरण। दूसरा है विगत वर्ष का अंकेक्षण। अंकेक्षण के लिए एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं ऑडिटिंग। मतलब कि जो लिस्ट पेश किया गया है वो लिस्ट सही है या नहीं, उसका मूल्यांकन करना। पहले अकाउंटिंग होती है, उसके बाद ऑडिटिंग होती है। अकाउंटिंग मतलब आपने लिस्ट तो दे दिया, अब वो लिस्ट सही है या नहीं ये देखना ऑडिटिंग कहलाता है, ठीक है। तो विगत वर्ष मतलब कि पिछला जो वित्तीय वर्ष है उसमें ऑडिटिंग पेश करना, ये बोल सकते हैं, ये भी जो है प्रस्तुत किया जाता है। पंच सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण, देखिए ये प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है पंचायत के कार्यों का विवरण, ये भी प्रस्तुत किया जाता है। तो क्वेश्चन 2 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि अपन को नहीं चुनना है ना। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं जैसा कोई शब्द आता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन फ्लो जब आता है पढ़ने का तो हम नहीं जैसा शब्द जो है वो भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बैठक के संबंध में गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? देखिए, आपको यहाँ पर 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। देखिए, अभी जो सीजीपीएससी और सीजी व्यापम का क्वेश्चन हो रहा है ना, उसमें जो एग्जाम हो रहा है उसमें ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब 1 लाइनर क्वेश्चन की जगह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप स्टेटमेंट का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सही है या नहीं। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति। ये गणपूर्ति क्या होता है? देखिए, गणपूर्ति के लिए एक और शब्द होता है जिसको बोला जाता है कोरम। गणपूर्ति मतलब होता है कि मिनिमम इतने लोग तो उपस्थित होने ही चाहिए, अन्यथा वो कार्यक्रम ही रद्द कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब आपके टीचर ने कहा कि अगर मिनिमम 10 स्टूडेंट रहेंगे तब तो मैं क्लास लूंगा,
नहीं तो आज की क्लास जो है वो कैंसिल हो जाएगी। मतलब आपके क्लास की गणपूर्ति कितनी है? 10। समझ गए आप? तो ग्राम सभा में बैठक की गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। और ये जो उपस्थित संख्या है ना 1/10, उसमें 1/3 महिला होनी चाहिए। और जो दोनों गणपूर्ति है उसको लाने की जिम्मेदारी जो होती है वो पंच और सरपंच की होती है। ठीक है, समझ गए ना आप? जैसे कि यहाँ पर 100 ग्राम सभा में, मतलब एक ग्राम सभा में 100 सदस्य हैं, तो उसमें से बैठक में मिनिमम 10 सदस्य तो उपस्थित होंगे ही। और इन 10 सदस्य में मिनिमम जो है 3 महिलाएं होंगी, तभी बैठक होगा, अन्यथा बैठक जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अब स्टेटमेंट देखते हैं। ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 सही है। कुल संख्या का 1/3 ये तो गलत है। 1/2 ये भी गलत है। उपस्थित संख्या का 1/10 भाग महिला होनी चाहिए, जी नहीं। 1/3 भाग, 1/3 सही है, 33% महिलाएं होनी चाहिए। 1/2 भाग महिला होनी चाहिए, ये भी गलत है। अच्छा, गणपूर्ति की जिम्मेदारी मतलब या फिर बोल सकते हैं जवाब दे, इसके लिए कौन होता है जिम्मेदार? सरपंच और पंच, तो ये भी सही है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? पहला, पांचवा और सातवां। अब देखते हैं हमारे पास पहला, पांचवा, सातवां में देखिए ऑप्शन बी जो है ये बता रहे हैं पहला, पांचवा, सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व देना अनिवार्य है? देखिए बैठक जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है सामान्य बैठक। सामान्य बैठक में 7 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। और जो विशेष बैठक या आपात बैठक होती है उसमें 3 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? आपात बैठक में, तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? 3 दिन। देखिए 7 दिन तो सामान्य में, 15 दिवस जैसा कोई प्रावधान नहीं है, तत्काल भी नहीं है, तो 3 दिवस जो है वो सही ऑप्शन, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख कौन से भाषा में रखा जाता है? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा में? किस भाषा में रखा जाता है? अभिलेख का मतलब ये है, देखिए कोई भी बैठक होती है तो हर बैठक का कोई ना कोई निर्णय तो लिया जाएगा। अब उस निर्णय को लिखा जाता है, तो वो कौन सी भाषा में लिखा जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा हिंदी। देखिए छत्तीसगढ़ी में नहीं होगा ना, नहीं तो आप छत्तीसगढ़ देख के छत्तीसगढ़ टिक ना कर दे, छत्तीसगढ़ी टिक ना कर दे। इसका ऑप्शन सही क्या है? ए, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें से हम बताएंगे कि कौन कौन से गलत हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अवधि की गणना ग्राम पंचायत के, देखिए अवधि की गणना कब से बोल रहा है? प्रथम सम्मेलन की तिथि से होती है। या अवधि की गणना परिणामों की घोषणा तिथि से होती है। या अवधि की गणना जो है वो ग्राम पंचायत के गठन की अधिसूचना की तिथि से होती है। तो याद रखिएगा, ग्राम सभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, ये तो सब जानते ही होंगे। लेकिन ये 5 वर्ष काउंट कब से किया जाता है? पहली बैठक, पहली बैठक से 5 वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये ऑप्शन तो सही है 5 वर्ष। प्रथम सम्मेलन की तिथि से, देखिए सम्मेलन और सम्मेलन क्या होता है? जब बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तब उन्हें सम्मेलन कहा जाता है, सम्मेलन। और सम्मेलन का ही छोटा रूप होता है सम्मेलन, जिसको हम बैठक कहते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है, प्रथम सम्मेलन की तिथि से मतलब प्रथम बैठक की तिथि से। अब परिणाम घोषणा की तिथि, ये तो गलत है। अधिसूचना की तिथि, ये भी गलत है। और हमसे क्या पूछा गया है कि क्या सही नहीं है, मतलब तीसरा और चौथा जो है वो सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? देखते हैं कौन कौन सा। ये 1 2 3 4 लिखा है, वो एक्चुअली में ABCD है। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तर पर 30% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। ये बिल्कुल सही है, 30% सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा 50% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये तो सही है। ठीक है, पंचायत राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भाग 9 जोड़ा गया और जिसमें कहा गया कि राज्य जो है
वो राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगी। ठीक है, और इसका काम क्या होगा? संसाधनों को हस्तांतरित करना और साथ ही साथ राज्यों को सिफारिश करना कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए, संस्थाओं के लिए अनुदान राशि दे, पैसा दे। ठीक है, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्या है? यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग कर दिए जाते हैं तो 6 माह में चुनाव कराना होगा। ये भी बिल्कुल सही है। अगर किसी वजह से किसी भी स्तर का पंचायती राज जो है वो भंग हो जाता है तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि मत देने हेतु अयोग्य होंगे। ये गलत है भाई, वो तो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके पास तो सारे अधिकार होने चाहिए, तो मत देने का अधिकार क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या है सही ऑप्शन? ऑप्शन फोर्थ। देखिए क्या नहीं पूछ रहे हैं ना, इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है? ये जीरो नहीं है, ओ है। पंचायती चुनाव मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है। नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण, नगर पालिकाओं का संविधान या नगर पालिकाओं की रचना। देखिए जो भाग 9 है ना संविधान का, भाग 9, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? कुल 16, जो कि 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, अब उसके बाद भाग 9 अ जो है या ए बोल सकते हैं, वो अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। ये जेड जी आना है तो जेड जी से याद कर लेना। ठीक है, अब देखिए नगर पालिका ये संबंधित तो है ही नहीं ना, ये तो 243 पी के बाद आता है, तो ये तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, बी सी और डी। तो सही ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए। और एक चीज और याद रखिएगा, जब भी पंचायत के चुनाव में अगर कोई मतभेद होता है, कोई विवाद होता है, तो उसमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती है और ना ही आप अदालत में जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जाता है? अब ये जो इतना घुमा घुमा के पूछा गया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को विषय प्रदान किए गए हैं। देखिए जब संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जिसमें पंचायतें थी, उसके साथ ही साथ 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। अब इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं, अलग अलग टॉपिक रखे गए हैं। उन्हीं टॉपिक पर, उन्हीं विषय पर पंचायती राज संस्थाएं जो है काम करती है। भाई पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया गया है, अब मनमाने तरीके से वो काम तो नहीं कर सकती ना, तो इसलिए उनको केवल 29 विषय दिए गए हैं जिन पर वो काम करेगी। तो कौन सी अनुसूची है वो? 11वीं अनुसूची। कौन से ऑप्शन में? ये 8वीं अनुसूची, ये गलत हो जाता है ना, तो 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची सही है और ये 10वीं जो है गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के प्रावधान है? 243 ई, 243 आई, 243 सी या 243 ए? देखिए ई किस बारे में बात करता है? ये पंचायत के कार्यकाल के बारे में बात करता है। आई जो है वो किस बारे में बात करेगा? ये निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। निर्वाचन आयोग। सी किस बारे में बात करता है? ये पंचायत की संरचना के बारे में बात करता है, पंचायत की संरचना। और ए किस बारे में बात करता है? ये ग्राम सभा के बारे में बात करता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चुनाव, चुनाव के लिए प्रावधान पूछा है ना, मतलब निर्वाचन। सही ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन बी, आर्टिकल 243 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर विनिश्चित करती है? मंत्रिमंडल, ग्रामीण उद्योग, वित्त आयोग या सरपंच? क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसकी सिफारिश पर राज्य सरकार जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को धन देगी, अनुराशि देगी। ठीक है, राशि देगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन सी जो है सही है, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतें यदि भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है? 2 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 6 माह के भीतर या 3 माह के भीतर? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। चुनाव अगर मतलब किसी भी स्तर की पंचायती राज संस्थाएं अगर वो भंग हो जा रही है तो 6 माह के भीतर जो है वो चुनाव हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरपंच का चुनाव लंबित है
तो सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? सक्षम अधिकारी द्वारा नामित एक पंच, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित एक पंच, ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच, या ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति का पंच। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, तत्कालीन पंचों द्वारा निर्वाचित पंच। जितने भी पंच हैं उन्हीं में से एक को निर्वाचित कर दिया जाएगा और जब तक नया सरपंच नहीं आ जाता है वो सरपंच के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एक खालिस्तान पंचायत प्रणाली संचालित करता है, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, एकल स्तरीय या 4 स्तरीय? तो हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति है, जैसे कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर क्या है, जिला पंचायत। एक और राज्य का मैं आपको नाम बता दूं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ पर 3 नाम तो मैंने आपको बता दिया ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। आप मुझे पता करके बताइएगा कि वेस्ट बंगाल में वो जो 4 स्तर का पंचायती राज व्यवस्था है उसका नाम क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पता करके बताइए, आप कहीं से भी पता कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? राज्यपाल, संभागीय आयुक्त, राज्य चुनाव आयोग या कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी? तो देखिए, किसी भी क्षेत्र को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत घोषित करना हो या उनकी सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन करना हो तो राज्यपाल जो है वो अधिसूचना द्वारा करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत के बारे में पूछ रहे हैं ये। 5000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत होगा, 12500 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत होगा, प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे, प्रत्येक जनपद पंचायत में जो न्यूनतम जो है वो 10 सदस्य होंगे। तो देखिए इसको याद रखिए, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत गठित किया जाएगा, प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर जनपद पंचायत गठित किया जाएगा और 50,000 की जनसंख्या पर जिला पंचायत जो है वो गठित किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा घोषित करता है। ये आप समझ गए होंगे तीनों। अब देखिए, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं और अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम कितने होंगे, 25, और जिला पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे और अधिकतम 35 सदस्य होंगे। ये समझ गए आप। अब ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं। 5000 की आबादी के लिए एक जनपद पंचायत बिल्कुल सही है, देख लीजिए, तो ये तो सही है। ठीक है, 12500 की आबादी, ये तो गलत है भाई, उसमें कहां से जनपद पंचायत आएगा। प्रत्येक जनपद पंचायत में अधिकतम 25 सदस्य होंगे, देख लीजिए, न्यूनतम 10 है और अधिकतम 25 है, तो ये भी सही है। जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 सदस्य होंगे, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अभ्यर्थी सरपंच चुनाव लड़ रहा है, मतपत्र में इनका नाम किस क्रम में मुद्रित किया जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 लोगों के नाम है, ए, बी और सी। जो नाम लिखा रहेगा वो हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखा रहेगा और इंग्लिश ये किस मैनर में ये लिखा रहेगा, मतलब उसका सीक्वेंस क्या होगा, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है ना, जैसे कि ए बी सी डी, तो इस अल्फाबेट में वो अरेंज्ड होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अल्फाबेट में। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए, जैसे इस तरह का होता है ना पीएस एब्रीविएशन टाइप का, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, योगेंद्र साहू क्लासेस लिखा गया है, अब यहाँ पर YS क्लासेस ये लिख दें अपन, तो ये जो YS है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इस अल्फाबेट से देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुक्ला, महेश और ये सोम वर्मा। तो सबसे पहले क्या आएगा, M, मतलब कि पहले आएगा B, फिर क्या आएगा SH या SO, SH आएगा, उसके बाद आएगा A और फिर लास्ट में क्या आएगा, C। तो देख लेते हैं B, A और C किस में है, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है BAC। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में सही क्या है? आपको ये 8 स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए जमानत राशि मतलब क्या होता है, कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़ता है ना, उसको कुछ अमाउंट जमा करना होता है,
और ये अमाउंट जो है वो राज्य सरकार जो है वो निर्धारित कर देती है कि पंच को कितना जमा करना है, सरपंच को कितना करना है, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य को कितना करना है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है याद करना, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आप उस ट्रिक से याद कीजिएगा, ठीक है। ये टेबल देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं ये वाले कॉलम में अनरिजर्व के लिए जो अनारक्षित है ना, जो जनरल कैटेगरी के हैं वो, और इसमें हम रिजर्व कैटेगरी को रखेंगे जिसमें कौन कौन आएगा, एससी आएगा, एसटी आएगा, ओबीसी आएगा और महिलाएं आएंगी, ठीक है। पंच के लिए जमानत राशि है 50 रुपए अगर वो अनारक्षित है तो, सरपंच के लिए है 1000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए है 2000 और जिला पंचायत सदस्य के लिए है 4000, ठीक है। बस आप इन दोनों को याद कर लो, 50 और 1000, इसका जस्ट डबल ये होगा और इसका डबल क्या हो जाएगा, 4000। अब इसमें कुछ नहीं है, इसका बिल्कुल आधा कर दीजिए, 50 का कर दीजिए 25, 1000 का कर दीजिए 500 रुपए, 2000 का 1000 रुपए और 4000 का कितना हो जाएगा, 2000 रुपए। तो आपको इतने 8 में क्या याद करना है, इन दो को बस तो याद करना है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आए, स्टेटमेंट की तरफ। पंच उम्मीदवार के लिए 50 रुपए, ये तो सही है। पंच महिला उम्मीदवार, महिला आरक्षित में आती है या नहीं, एससी एसटी ओबीसी और महिला आरक्षित में आती है तो 25 रुपए, ये भी सही है। सरपंच उम्मीदवार के लिए 1000 रुपए, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार अगर वो सरपंच के लिए तो 300 रुपए, ये गलत है, कितना होना चाहिए, 500 रुपए होना चाहिए। जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 2000 रुपए, ये भी सही है। जनपद पंचायत सदस्य आरक्षित या वो एससी एसटी महिला ओबीसी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए 800 रुपए, जी नहीं, 1000 होना चाहिए, ठीक है। जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपए, ये भी सही है। जिला पंचायत सदस्य अगर वो आरक्षित है तो 500 गलत है, कितना होना चाहिए, 2000 होना चाहिए। तो हमारे पास सही कौन कौन सा आया है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां। अब ऑप्शन में देखते हैं, 4 ही दिया गया है तो उसमें से हमको मोस्ट जो सही लग रहा है वो क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां। तो हमारे लिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या होता है, जिसको जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या होता है कि हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उनको चुनते हैं, मतलब ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। देखिए प्रत्यक्ष में याद रखिएगा, एक तो पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। सदस्य याद रखिएगा, सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी होते हैं, वो नहीं होंगे। तो ये 4 कौन होंगे, जिनको जनता जो है वो प्रत्यक्ष चुनती है, और इसके अलावा जो भी आते हैं वो क्या होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे। तो सरपंच का देखते हैं हम, सरपंच ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव है। उप सरपंच जी नहीं, ये तो गलत है। पंच, जनपद पंचायत सदस्य, इसे भी जनता चुनती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, मतलब जनपद पंचायत सदस्य से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। जिला पंचायत सदस्य, ये भी सही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष गलत है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, कौन कौन सा कथन, पहला, तीसरा, चौथा और सातवां है क्या कहीं, ये है यहाँ पर, पहला, तीसरा, चौथा और सातवां। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है, 2 वर्ष के भीतर, 6 महीने के भीतर, 1 वर्ष के भीतर या 3 महीने के भीतर। सही ऑप्शन क्या है, पहले ही हम क्वेश्चन में देख चुके हैं कि 6 महीने के भीतर जो है वो अगला चुनाव हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में सही क्या है। 12 अध्याय, 132 धाराएं, 5 अनुसूचियां, 12 अध्याय 132 धाराएं, 4 अनुसूचियां, 14 अध्याय 135 धाराएं, 5 अनुसूचियां, या 17 अध्याय 136 धाराएं, 5 अनुसूचियां। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 15 अध्याय 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए, ये होमवर्क में है, इसको आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है इसका सही ऑप्शन क्या है। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा ही, ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक में कौन सी तिथि सही नहीं है।
23 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त या 20 अगस्त? तो देखिए, ग्राम सभा की जो बैठक होती है ना, वो प्रत्येक 3 माह में होती है और वर्ष में 6 बार होता है। ठीक है, एक तो 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। और याद रखिएगा, जून में कोई भी सुझाई हुई तिथि के अनुसार और नवंबर महीने में कोई भी सुझाई हुई तिथि के अनुसार। ठीक है, ये जो 6 डेट है इसमें बैठक तो होनी ही चाहिए। 23 जनवरी आपको पता है ये किसकी जन्म तिथि है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि है। इसको पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। 20 अगस्त श्री राजीव गांधी जी की जन्म तिथि है। 2 अक्टूबर गांधी जी की। और ये जो है डेट लिया गया है। तो देखते हैं फिर, 23 जनवरी ये तो सही है, 14 अप्रैल भी सही है, ये 15 अगस्त जो है वो तो हमने नहीं पढ़ा है, 20 अगस्त ये भी सही है। तो कौन सी तिथि सही नहीं है? ऑप्शन सी। हमारे लिए सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? अंकेक्षण मैं बता चुकी हूँ ना, ऑडिटिंग का काम, मतलब जो लिस्ट तैयार किया गया है बही खाते का, वो अकाउंटिंग का जो काम है वो सही है या नहीं उसका मूल्यांकन करना ऑडिटिंग कहलाता है, अंकेक्षण कहलाता है। पहले अकाउंटिंग आता है फिर ऑडिटिंग आता है। ठीक है, तो कौन करता है ये काम? ग्राम सभा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या कलेक्टर? इसका सही ऑप्शन है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सही है? ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि क्या सही है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल हो सकता है। अगर गांव की संख्या बहुत छोटी होती है ना, तो वहां पर एक से अधिक गांव मिलकर जो है वो ग्राम पंचायत का गठन कर लेते हैं, ये सही हो गया। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, सही बात है। प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक गांव, मतलब प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक जो है वो होती है। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है। क्या ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होगी? ये तो गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, ये सही है। तो कौन कौन सा सही हो गया हमारा? पहला, दूसरा और पांचवा। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। यहाँ पर पहला, दूसरा और पांचवा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो जाता है, मतलब दो गांव हैं, वो ग्राम सभा है और आपस में लड़ भिड़े, तो फिर क्या होगा? इसका हल कैसे निकाला जाता है? ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा, मतलब सरपंच कोई फैसला सुना देगा, या राज्य सरकार के पास जाएगा ये मामला, या फिर ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक के बहुमत से होगा, या जनपद पंचायत का अध्यक्ष, मतलब ग्राम पंचायत के ऊपर कौन आएगा? जनपद पंचायत, तो उसका अध्यक्ष फैसला लेगा। तो देखिए, जब भी दो ग्राम सभाओं के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उनको बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, फिर मतदान के द्वारा, बहुमत के द्वारा उन मामलों को सुलझाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य, ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया वो। देखिए, पेसा एक्ट 1996 भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? पेसा एक्ट के बारे में आप जानते हैं। देखिए, जो पंचायती राज अधिनियम है वो सामान्य क्षेत्र के लिए होता है, और जो पेसा एक्ट होता है ना वो किसके लिए होता है? अनुसूचित क्षेत्र के लिए। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये जो ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सी अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ये जो है वो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए ही पेसा एक्ट लाया गया है 1996। ये कौन सी समिति के सिफारिश पर लाया गया था? ये भूरिया समिति 1995 में गठित की गई थी, उन समिति की सिफारिश पर पेसा एक्ट लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? जी क्या है? 243 जी में क्या बताया गया है? याद रखिएगा कि पंचायत के कार्य, उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व क्या होंगे। तो उनके उत्तरदायित्व की बात की गई ना, उनके अधिकार क्षेत्र की, तो जो विषय उनको दिया गया है केवल उन पर ही तो वो कार्य करेंगे।
कितने विषय दिए गए हैं उसमें? 29 विषय। और ये 29 विषय की लिस्ट हमको क्या कहाँ मिलेगी? भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में। अगर आपको डिटेल में देखना है कि इसकी लिस्ट क्या है तो आप 11वीं अनुसूची में जाइए और देखिए, वहां पर 29 विषयों की लिस्ट दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ना तो 26 है, ना तो 11 है, ना तो 18 है। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई? देखिए, जब बलवंत राय मेहता की सिफारिश आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बलवंत राय मेहता के समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में। और इसकी सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। सबसे पहले कहाँ स्थापना की थी उन्होंने? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर की थी? नागौर जिले में। याद रखिएगा इसको, नागौर जिले में, ठीक है। और उसके पश्चात जो है वो आंध्र प्रदेश में भी किया गया। ऑप्शन में क्या दिया गया है? मध्य प्रदेश गलत है, गुजरात जी नहीं, पंजाब भी नहीं। ऑप्शन हमारा क्या सही है? राजस्थान, मतलब इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के सदस्य के रूप में अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है? अयोग्यता की बात कहाँ की गई है? जी किसके बारे में बात करता है? पंचायतों की शक्तियों के बारे में, उनके अधिकार के बारे में और उनकी जो उत्तरदायित्व है उनके बारे में बात करता है जी। के किसके बारे में बात करता है? के ये निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। एफ किसके बारे में बात करता है? ये डिस्क्वालिफिकेशन, निर्हरता या फिर अयोग्यता के बारे में बात करता है। और ओ किस बारे में बात करता है कि अगर पंचायतों के मध्य अगर चुनाव में विवाद हो जाता है, पंचायत चुनाव में अगर विवाद होता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अयोग्यता के संबंध में बात किसने की है? अनुच्छेद 243 एफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? भारत के संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में इनके गठन के लिए प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन के तहत ही भाग 9 जोड़ा गया और उसी में बताया गया कि राज्य जो है अपने यहाँ राज्य वित्त आयोग का गठन करेगी। इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने हेतु उपाय प्रस्तुत कर सकता है, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग जो है, नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि ये सुधार के लिए उपाय जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। देखिए लास्ट क्या है, यह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु उत्तरदायी है। क्या ये सही है? भाई चुनाव के लिए ये उत्तरदायी कैसे होगा? इसके लिए तो राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है ना, राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी कैसे हो सकता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग ने विगत पंचायत चुनाव के मतपत्रों का रंग निर्धारित किया था, उन्हें सुमेलित कीजिए। बताइए यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच, यहाँ पर हमको सदस्यों के नाम दे दिए गए हैं, पद के नाम दे दिए गए हैं और यहाँ पर उनके मतपत्रों का रंग दिया गया है। तो मिलाते हैं, नीला, गुलाबी, सफेद, पीला किसका है? जिला पंचायत सदस्य के लिए दिया गया है जो मतपत्र वो है गुलाबी, जनपद पंचायत के लिए दिया गया है पीला, सरपंच के लिए दिया गया है नीला और पंचों के लिए दिया गया है सफेद। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या सही है। तो पहले का क्या आ रहा है? बी। देखते हैं पहले में भी ये बी आया है यहाँ पर, बाकी में तो नहीं है। जनपद पंचायत डी, ये भी सही है। तीसरा का ए, ये भी ठीक है। और चौथा का थर्ड, ये भी सही है। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश दिया गया है? इसका आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मैं अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा ट्रिक दे दूं तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत ही हमको एक अनुच्छेद में ये बताया गया, संविधान ने ये निर्देश दिया कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायत का स्थापना करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। और जो मैंने और पूछा था कि बंगाल में कौन सी 4 स्तरीय पंचायती राज समिति है, ये बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे आपने खुद कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आप साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए कि आप अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। ठीक है,
थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ योगेंद्र साहू क्लासेस के एप्लीकेशन को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको CGPSC CG व्यापम से संबंधित जुड़े सारे कोर्सेज की जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वजन सब केंद्र और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान आया। 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के उनके भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। आप सरकारी नौकरी करना चाहत हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू क्लासेस डाउनलोड करो और आप से अपन तैयारी चालू रखो।